हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका शिक्षा सुगम यूट्यूब चैनल में हृदय से स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र में पहला टॉपिक भाग 1 लेकर के आपके सामने में आया हूं और इस भाग में हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व है। और उसी में भी एक सब टॉपिक हमने किया है शिक्षा मनोविज्ञान का विकास क्रम या मनोविज्ञान का विकास क्रम। तो शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व और उसका सब टॉपिक है मनोविज्ञान के विकास क्रम। यहाँ साथियों, विकास क्रम से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उनके सीधे फैक्चुअल बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन विकास क्रम से संबंधित आपका नहीं छूटेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं हम, जब साइकोलॉजी पढ़ ही रहे हैं तो साइकोलॉजी जो शब्द आया था, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? अब लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये देखिए प्रयोग नहीं लिखा जाता है, उपयोग लिखा जाता है। ठीक है, प्रयोग तो जब हम विज्ञान में करते हैं तो वो होते हैं। ठीक है, तो अपने एक महाशय हुए थे रुडोल्फ गोइकल, ध्यान रखें, रुडोल्फ गोइकल, इन्होंने ही सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। ये वहाँ से कब जन्मे थे? ये 1547 के अंदर जन्म गए थे, यानी कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था उससे कितने 100 वर्ष पूर्व आप आइडिया लगा सकते हैं। और 1628 में ये भाई साहब समाप्त हो गए थे, शांत हो गए थे। ठीक है, तो रुडोल्फ गोइकल ने साइकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। और इन्होंने ये शब्द का प्रयोग कहाँ किया? इन्होंने साइकोलॉजी की एक प्रथम पुस्तक निकाली थी, साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक। उस पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है और उस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी से मिलकर के बनाया इसने साइकोलॉजिया। ये पुस्तक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप थोड़ा नोट डाउन रखें। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो इसमें हमारे एक बहुत ही विद्वान हैं श्रीमान अरस्तु। इन अरस्तु महोदय को ही मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। एक दो और भी ऐसी विज्ञान की शाखाएं हैं जहां पर इनको जनक माना जाता है। तो वो कौन सी शाखाएं हैं? अगर आप विज्ञान के हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और भी सवाल बनता है कि ये जो मनोविज्ञान है ये आया कहाँ से है? इसकी माँ कौन है? इसकी जननी कौन है? तो साथियों आप ध्यान रखें, इसकी जननी है दर्शन शास्त्र। ठीक है, ये दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में शुरू हुआ था। जब इसकी प्रथम बार इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा कह दो या एक अंग कह दो, उसके रूप में ये शुरू हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर के भी एक बहुत महान व्यक्ति थे जिनका नाम था रेबर्न। ठीक है, अगर याद ना हो तो आप एक और भी लिख सकते हैं इसका, H.A. रेबर्न। ठीक है, तो H.A. रेबर्न ने कहा था मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में शुरू हुआ। इसने अपनी यात्रा वहाँ शुरू की थी। तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे, नई बात करते हैं। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी शब्द की। जो साइकोलॉजी शब्द है वो कहाँ से आया है? कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये जो साइकोलॉजी शब्द है वो आपके लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन कह दो या ग्रीक कह दो। ठीक है, और ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, अब दो शब्द कौन कौन से हैं आप खुद बता सकते हैं। एक तो है साइकी और एक है
लोगस। साइकी का मतलब यहाँ होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। जैसे आप पढ़ते हैं बायोलॉजी, जियोलॉजी, तो वो लॉजी वाला ये लोगस है और इसका अर्थ होता है अध्ययन। इसके पहले जो शब्द जुड़ा होता है उसी का ये अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ किया जाता है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। अब आपको एक बात बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो शब्द है वो दिया किसने? तो एक गैरेट महोदय थे। गैरेट महोदय ने ये विश्लेषण किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ? अपन कह रहे हैं ना कि ये दर्शन शास्त्र का अंग था, लेकिन ये साइकोलॉजी 1879 में क्या हुई? ये दर्शन शास्त्र से अलग हो गई। दर्शन शास्त्र से क्या हो गई? अलग हो गई। तो ये कोई इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप नोट करके रखें तो बढ़िया है। ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। और ये विश्लेषण किसने किया? ये गैरेट ने किया। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब और बात कर लेते हैं इसी साइकोलॉजी को ही लेकर के। एक महान विद्वान साथी हुए थे, मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम था एबिंगहॉस। ठीक है, एबिंगहॉस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो मनोविज्ञान है इसका अतीत बहुत लंबा है। अतीत बहुत लंबा है मतलब ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, बट इसका जो इतिहास है, इसकी जो हिस्ट्री है, इतिहास क्या है? बहुत छोटा है। कभी भी आपको अगर कोई कहे इसके बारे में तो आप समझ जाएं कि ये एबिंगहॉस ने कहा था। इतिहास छोटा क्यों है? कि ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर विश्लेषण नहीं किया था, ज़्यादा इसकी जानकारियाँ नहीं थी, इसलिए इसके बारे में कम ही जानकारी उपलब्ध हो पाई थी। फिर हमारे वुडवर्थ महोदय हैं। कौन नहीं जानता वुडवर्थ को, जो व्यवहारवाद को मानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि ये जो आपका मनोविज्ञान है, इसने अपने खोल ये बदलता रहा। इसने क्या किया? अपने कपड़े वस्त्र हैं वो चेंज करता रहा। पहले इसने क्या किया? अपने मन को त्यागा। ये वुडवर्थ ने कहा था। मन को त्यागा? नहीं। किसको? साइकोलॉजी शब्द किससे बना है? उसी से आप आइडिया लगाओ। पहले इसने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर इसने अपने मन को त्यागा, और फिर किसको? फिर इसने अपनी चेतना को त्याग दिया। ठीक है, और वर्तमान में फिर ये किस रूप में है? ये व्यवहार के रूप में है। इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई नॉर्मल बातें विकास क्रम के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मनोविज्ञान की यात्रा का अब अपन अध्ययन कर लेते हैं। और सबसे पहले आत्मा का विज्ञान। दोस्तों, साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप शिक्षा सुगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको निःशुल्क, मुफ्त में और फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुपों में भी इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आत्मा का विज्ञान की इसकी यात्रा का बात करें तो हमारे दोस्त जो प्राचीन मनोवैज्ञानिक थे, जानकार थे, उसमें पहला नाम तो आता है प्लूटो। ये प्लूटो भाई साहब बहुत ही शानदार है। इन्होंने समाजवाद के बारे में शानदार परिभाषाएं दी है। इन्होंने कहा था कि इंसान की शादी नहीं होनी चाहिए और उसको खुला रखना चाहिए और वो अपनी बीवियों को भी परिवर्तित करता रहे ऐसे। तो आप जानकारी गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा। तो उन्होंने, प्लूटो और अरिस्टो ने बताया था कि जो मनोविज्ञान है इसने दर्शन शास्त्र की शाखा या अंग के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। शाखा कह दो या अंग कह दो के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है,
और अन्य जो ग्रीक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, उन ग्रीक मनोवैज्ञानिकों ने इसे आत्मा का मनोविज्ञान कहा था। आत्मा का मनोविज्ञान। तो न केवल प्लूटो और अरस्तु ने बल्कि जो सेंस थे उन्होंने भी यही कहा था। ठीक है, अब इनमें मुख्यतः किसका नाम जाना जाता है आत्मा का विज्ञान में? तो वो है हमारे रुडोल्फ गोएकल। ध्यान रखें, रुडोल्फ गोएकल को ही आत्मा का विज्ञान कहने के लिए जाना जाता है। और इन भाई साहब ने ये बात कब बता दी थी? 1590 में। ठीक है, इसलिए ये 1590 मतलब 16वीं शताब्दी तक ही ये बात मान्य रही थी। उसके बाद में तो ये बात फेल हो गई थी। अब कई बार आत्मा का मनोविज्ञान के समर्थकों के बारे में बात की जाती है कि भाई इस चीज़ का समर्थन किसने किया था? तो जो प्राचीन लोग थे उन्होंने ही किया। तो प्राचीन में जैसे आपने इतिहास पढ़ा होगा, विज्ञान पढ़ा होगा, उसमें प्लूटो, अरस्तु, ये हर एक चीज़ के जानकार माने जाते थे। ये इतिहास के भी जानकार थे, ये विज्ञान के भी जानकार थे, और अब ये मनोविज्ञान के भी आ गए। ठीक है, और एक भाई साहब थे अपने धिक्कारते। ठीक है ना, इन्होंने प्लूटो और अरस्तु को डकार लिया। याद नहीं आए तो पेड आप याद रखें, पैडमैन। ये पैडमैन थे जो आत्मा का समर्थन करते थे। और ये बात कब तक मान्य थी? इसका समय कब था? तो इसका समय था केवल 16वीं शताब्दी तक। कहाँ तक था? 16वीं शताब्दी तक ही इसे मान्य माना गया था। अब देखिए यहाँ ट्विस्ट आता है कि इसे अस्वीकार किया क्यों गया था? क्या कारण था कि इसकी आलोचना हुई, इसको अस्वीकार किया गया? क्यों? क्योंकि अभी भी ये बात कन्फर्म है कि जो आत्मा है, क्या उसका कोई रंग होता है? क्या उसका कोई रूप होता है? क्या उसका कोई आकार होता है? नहीं ना। क्या उसकी कोई स्थिति है? नहीं। इनकी क्या हुई? व्याख्या नहीं हुई थी। तो व्याख्या नहीं होने के कारण इसे क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट। ध्यान रखें, पुराना ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं होता है, ज्ञान बदलता रहता है। जब भी उसके बारे में नवीन बातें आती है तो नवीन बातें जानी जाती है और पुरानी को डिलीट कर दिया जाता है। तो इसलिए यह ना समझे कि पूर्वजों ने जो कर दिया वो फाइनल है, नहीं। उसके भी बाद विश्लेषण होते रहते हैं और नई चीज़ें हमारे सामने आती है। तो ये थी हमारे मनोविज्ञान की यात्रा में आत्मा का विज्ञान। प्लूटो, अरस्तु और देकार्त का योगदान था। रुडोल्फ गोएकल ने इसको आत्मा का मनोविज्ञान कहा था। तो समर्थकों में आप रुडोल्फ गोएकल को भी मान सकते हैं। ठीक है, समय 16वीं शताब्दी तक था और आत्मा का रंग, रूप, स्वरूप, स्थिति वगैरह निश्चित नहीं होने के कारण इन्होंने इस नियम को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो 16वीं शताब्दी तक आत्मा का मनोविज्ञान खत्म हो गया था। अब हम आ गए हैं कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी के अंदर, 17वीं शताब्दी में इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। तो कई बार ऐसे सवाल बनते हैं, आपको शताब्दियां दे देते हैं और उनको मेल करवाने का सवाल पूछा जाता है कि कौन सी शताब्दी में कौन सा मनोविज्ञान कहलाया गया था। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखें। शताब्दियों का सवाल वहीं बनता है, बढ़िया। ठीक है, और इसके बारे में हमारे एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, उनका नाम क्या था? पोम्पोनोजी। ये पोम्पोनोजी बहुत ही बड़े विद्वान थे। इन्होंने बताया कि ये जो मनोविज्ञान है ना, ये बहुत ही शानदार मनोविज्ञान है। ये मनोविज्ञान क्या करता है? हमारे मस्तिष्क का अध्ययन करता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। मनोविज्ञान मस्तिष्क का अध्ययन करता है, पोम्पोनोजी ने कहा था ये। ठीक है, अब फिर इसके समर्थकों में बारी आती है। तो इसके समर्थक कौन थे? तो इसके समर्थक थे आपके, पहला पोम्पोनोजी, नाम बड़े ही मस्त हैं इनके। ठीक है, पोम्पोनोजी। और
एक जॉन लॉक साहब भी थे। जॉन लॉक के भी 2-3 पॉइंट बनते हैं, परीक्षाओं में सवाल पूछे भी जाते हैं। और एक थे हमारे थॉमस रीड, ठीक है। तो यहाँ ये पीजे टिब्रो थे, ये इनके समर्थक थे। और इसका जो कार्यकाल था, समय, वो कौन सा था? 17वीं से 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी तक ही इसको मान्य माना गया था। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर इसे अस्वीकार क्यों कर दिया गया था? भाई इसके बाद में भी तो मनोविज्ञान आया था, तो अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि जो मनुष्य या प्राणी का मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क में एक तो देखो आप आकार और एक उसकी प्रकृति, ठीक है। इन दोनों में क्या होती है? भिन्नता। जब इन दोनों में भिन्नता होती है तो फिर ये किस प्रकार किसी मनुष्य या प्राणी का मनोविज्ञान का अध्ययन कर पाता होगा? सबके मस्तिष्क अलग है, आकार अलग है, उनकी प्रकृति अलग है, तो सबका अलग अलग रहेगा। इसलिए वहाँ पर मन का मस्तिष्क है वो फेल हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में जरूर शेयर करें। अब हम पढ़ेंगे चेतना का विज्ञान। अब देखिए, आत्मा का मनोविज्ञान था वो 16वीं शताब्दी तक था, मन का था वो 17वीं-18वीं में था। और जो चेतना का मनोविज्ञान आया था, चेतना का मनोविज्ञान आया था वो 19वीं शताब्दी में ही रहा। तो 19वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब इसमें जो चेतना के विज्ञान के समर्थक थे, उन्होंने बताया था कि यह मनोविज्ञान है वो मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। कौन सी क्रियाओं का? चेतन क्रियाओं का अध्ययन। अब जैसे ही चेतना के मनोविज्ञान के समर्थकों ने यह बात कही, तो फिर नई बात ये उठ गई कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन होता है। तो फिर इनका क्या हुआ? ठीक है ना। तब यहाँ पर ये चेतना का विज्ञान है वो भी फेल हो गया था, ठीक है। अब इसी चेतना को लेकर के एक महान वैज्ञानिक हुए थे, जिनका नाम था, उन महान मनोवैज्ञानिक का नाम था विलियम जेम्स व वुंट। यह भी विलियम वुंट ही थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? यहाँ सवाल बनने वाला टॉपिक आया है। 1879 के अंदर एक लीपजिंग नाम का शहर है। एक बार सवाल आ गया था कि ये लीपजिंग कौन से शहर में है, मतलब वहाँ पर इसको साइकोलॉजी का एक अलग ही जीके बना दिया। तो ये जो लीपजिंग है वो जर्मनी के अंदर है। कहाँ है? जर्मनी के अंदर। वहाँ इन्होंने क्या किया था? वहाँ इन्होंने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पर मनोविज्ञान का अध्ययन किया, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने अध्ययन किसका किया? इस प्रयोगशाला में, इस प्रयोगशाला में उन्होंने चेतन क्रियाओं का अध्ययन किया। अब ऐसा पूछ सकता है, प्रथम प्रयोगशाला में किन क्रियाओं का अध्ययन किया गया? तो वो था चेतन क्रियाओं का। और कौन सी विधि का उपयोग किया? तो वहां इन्होंने आत्मनिरीक्षण, कौन सी विधि? आत्मनिरीक्षण विधि अपनाई थी। अब देख लीजिए, मनोविज्ञान में प्रयोग हो गए तो प्रयोग हो गए, तो श्योर है कि एक नया सवाल आएगा। तो ये जो हमारे विलियम वुंट थे, वुंट, इन वुंट साहब को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को मैं भी लिख रहा हूं,
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। जिन्होंने पहली बार कोई चीज़ कर ली वो उसके जनक हो गए, जनक कहा जाने लगा। अब अगर आप जनक याद कर लेंगे तो आप आराम से बता सकते हैं कि फिर प्रयोगशाला किसने स्थापित की। अब विलियम वुंड साहब जर्मनी से थे तो जर्मनी में स्थापित की। फिर कौन सी जगह थी, वो लिप्सिंग थी और 1879 में किया था। अब हम बात करेंगे समर्थकों की। इसके समर्थक दो तो मैंने आपको बता दिए, एक तो था वुंट, एक था जेम्स, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, और कौन थे, इससे मिलता जुलता एक नाम आता है टिचनर, ठीक है, और एक और आता है सली। तो यहाँ आप याद रख सकते हैं विलियम वुंट, विलियम जेम्स, टिचनर और सली, ठीक है, इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसको अस्वीकार क्यों किया गया था, क्या कारण था कि इसे अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि यह केवल चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है, चेतन क्रियाओं का अध्ययन। तो फिर अचेतन का क्या हुआ और अर्ध चेतन का क्या हुआ, इनका तो अध्ययन किया ही नहीं इन्होंने। तो दोस्तों यहाँ फ्राइड महोदय आए और फ्राइड महोदय ने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि इसकी आलोचना की उन्होंने कहा था कि जो चेतन मन होता है वो 1/10% ही होता है मस्तिष्क का। अब जो शेष भाग है उसका क्या समाधान है, तो उसका इनके पास में कोई उपाय नहीं था, ठीक है। इसी के ही कुछ समय बाद में मैकडूगल साहब आए थे और मैकडूगल ने भी कहा था, क्या कहा, मैकडूगल ने अपनी पहली पुस्तक थी उनकी, एक मैकडूगल की एक बुक थी और उस बुक का नाम है, क्या नाम है, आउटलाइन साइकोलॉजी, ठीक है। इस बुक में उन्होंने कहा कि ये जो चेतना शब्द है, ये चेतना शब्द बहुत बुरा है, चेतना शब्द है ये बुरा शब्द है, जो मनोविज्ञान के लिए साधारण प्रयोग में आ गया, साधारण प्रयोग या उपयोग में आ गया, ये मैकडूगल ने कहा था। तो प्रश्न बन सकता है कि किस व्यक्ति ने चेतना शब्द को सबसे बुरा शब्द कहा, ठीक है। फिर फ्राइड ने क्या आलोचना की थी, ठीक है, इसके समर्थक कौन थे, तो वुंट, जेम्स, टिचनर और सली थे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। लिप्जिंग में कौन सी प्रयोगशाला की स्थापना की गई, ये भी प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं और अब आगे हम बात करते हैं व्यवहार और अनुभूति का मनोविज्ञान। व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान, अनुभूति माने अनुभव। तो जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई तो इस 20वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। कौन सी शताब्दी में मनोविज्ञान ने व्यवहार को अपनाया, तो 20वीं शताब्दी में, ठीक है। और ये जो व्यवहारवाद यहां से शुरू हुआ था, इस व्यवहारवाद का जनक किसे कहा, वाटसन साहब को, वाटसन का व्यवहार, ठीक है। वाटसन ही यहां पर व्यवहारवाद का जनक कहलाने लगा। इन्होंने कहा था कि ये जो व्यवहार है, ये जो नया विज्ञान है, ये व्यवहार का निश्चित मनोविज्ञान है। व्यवहार का क्या है, निश्चित मनोविज्ञान बताया था इन्होंने, निश्चित विज्ञान कहते हैं अपन अभी। ठीक है,
अब फिर इनके कुछ समय बाद में अब वुडवर्थ साहब आ गए। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने इस समय बताया कि जो व्यवहार का मनोविज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, इसमें केवल वातावरण के संबंध में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये वुडवर्थ ने बताया था। फिर इन्हीं के कुछ समय बाद में मैकडूगल साहब ने कहा कि ये जो मनोविज्ञान है जो वुडवर्थ और वाटसन ने बताया है, ये मनुष्य के व्यवहार का नियमन करने और उसे बेहतर तरीके से समझने में उपयोगी है। तो मनुष्य के व्यवहार का नियमन व बेहतर समझने में सहायक, ये उन्होंने बताया था। तो यहाँ आप इसे समझ सकते हैं कि मैकडूगल ने क्या बताया था, मैकडूगल की क्या विचारधाराएं यहाँ पर थी। ठीक है, ये समझने में सहायक था। अब इसके समर्थकों की बात कर लेते हैं। तो पहला समर्थक तो दो तो मैंने आपको भी बता ही दिए हैं। तो पहला है मैकडूगल, ठीक है। दूसरा जो मुख्यतः माना जाता है वो है वाटसन, जिसे व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। फिर आ गया आपके वुडवर्थ, ठीक है। उसके बाद में जो स्किनर है, स्किनर को भी व्यवहारवाद का जनक ही कहा जाता है। और इसके अलावा एक और आपके है जिसके बारे में आपने बहुत कम पढ़ा होगा, पिल्सबरी। पिल्सबरी को भी इसका क्या माना जाता है, समर्थक। SM, ये इनके मुख्य हैं। अब जो ये मनोविज्ञान है, ये क्या करता है, ये व्यवहार के साथ क्या करता है, आंतरिक अनुभूतियों का भी अध्ययन करता है। आंतरिक अनुभूतियों का अध्ययन भी करता है, ठीक है। अब यहां मुख्यतः आप देखेंगे कि इसके अंदर दो बातें आई हैं, एक आया है व्यवहार और एक आया है अनुभूति, ठीक है। अब यहां जो व्यवहार है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का है, और जो अनुभूति है वो चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मनोविज्ञान की यात्रा को समझा है। आप अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में। और अब हम बात करते हैं आगे। अब दोस्तों अपन व्यवहार के संबंध में उपयोगी बात कर लेते हैं कि जो व्यवहार शब्द है उसका अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन सी क्रियाएं कौन कौन सी सम्मिलित होती है। जैसे मनुष्य व्यवहार कर रहा है तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं। जैसे आप खेलते हैं, ठीक है, आपका खेलना, आपका हंसना, आपका चलना, आपका तैरना, ये सभी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो अनुभूति संबंधी क्रियाएं कौन सी है। अनुभूति की क्रियाएं, ठीक है। अब जैसे अनुभूति में आप होते हैं, जैसे मान लीजिए उदास या नाराज होना, ठीक है, और क्रोधित होना, ठीक है, व्याकुल होना, तो ये किस बात है, अनुभूति की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपका मस्तिष्क की क्रियाएं। देखिए जो साइंस के आदमी हैं वो तो आराम से बता सकते हैं मस्तिष्क क्या करता है। सोचना, इमेजिनेशन, कल्पना करना,
मस्तिष्क कल्पना करता है कि नहीं करता है, विचार करता है कि नहीं करता है, विचार करना है, ये सभी क्या है, मस्तिष्क की। मानव व्यवहार में ना दो प्रकार की क्रियाएं होती है। जो आपका मानव व्यवहार है इसमें दो प्रकार का व्यवहार होता है। एक तो आपका होता है चेतन और दूसरा होता है अर्ध चेतन। ठीक है, तो क्रियाएं कौन कौन सी होगी, अनुभूति क्रियाएं, मस्तिष्क की क्रियाएं और मानव व्यवहार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ मनोविज्ञान की परिभाषाएं। देखिए ये परिभाषाएं, इनके प्रश्न कैसे बनते हैं, आपको पूरी परिभाषा दे दी जाएगी, ठीक है, और फिर पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा किसने दी, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पहली परिभाषा एक है कि मानव प्रकृति का अध्ययन। ये किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि मानव प्रकृति का अध्ययन? तो यहाँ पर दो बंदे थे, एक था बोरिंग लैंगफेल्ड और वेल्ड। ठीक है, तो फेल्ड एंड वेल्ड ने बताया था कि मानव की प्रकृति का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान। फिर उसके बाद में एक नए विद्वान आए थे, गेसियत ने कहा कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, डायरेक्ट जो मानव व्यवहार है उससे संबंधित है। तो ये बताया था गेसियत ने। ये कुछ चुनिंदा परिभाषाएं हैं, मैंने आपके लिए लिखी है। फिर व्यवहार की वैज्ञानिक खोज, तो ये मनोवैज्ञानिक थे मन ने इसके बारे में बताया था कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार को वैज्ञानिक खोज से है। उसके बाद में वुडवर्थ आए थे। वुडवर्थ ने क्या कहा, वातावरण के संबंध में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। एक मनुष्य है वो वातावरण में, पर्यावरण में, परिवेश में कौन कौन सी क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं का संबंध क्या है, उन क्रियाओं के संबंध में ही जो अध्ययन होता है वही मनोविज्ञान है। ठीक है, वातावरण में मनुष्य क्या क्रियाएं कर रहा है, वो क्रियाएं क्या है, मनोविज्ञान है। समझने की क्रियाएं समझ सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। फिर तो ये बताया था आपने वुडवर्थ ने। फिर आया था मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन। तो इसके बारे में बताया था आपने को क्रो ने, मानव व्यवहार और मानव संबंधों के अध्ययन को। फिर उसके कुछ समय बाद में परिभाषा दी थी पिल्सबेरी ने कि यहाँ पर चेतना का, जो मानव चेतना है, उस चेतना का वर्णन और व्याख्या है, यानी कि मनोवैज्ञानिक की जो सर्वोत्तम परिभाषा है वो चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। तो ये किसने बताया, जेम्स ने। ठीक है, जेम्स ने इस चीज़ को सभी के सामने प्रकट की थी। फिर बाद में मैकडूगल आए। मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान है वो आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो यहाँ पर कुछ शब्द आपको याद रखना है, यथार्थ विज्ञान किसने कहा था, तो आपको ध्यान रखना है ये बात मैकडूगल ने कही थी। ठीक है, चेतना का वर्णन व्याख्या जेम्स ने कही, व्यवहार और संबंधों का अध्ययन क्रो। ठीक है, यहाँ दोनों शब्द आ रहे हैं, मानव व्यवहार, मानव संबंध, क्रो। फिर व्यक्ति व्यवहार का अध्ययन वुडवर्थ का व्यक्ति व्यवहार की वैज्ञानिक खोज मन ने बताया था। और मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार के बारे में बात किसने की, तो वो गेसियत था। और मानव प्रकृति का अध्ययन तो इसलिए बताया था लैंगफेल्ड और वेल्ड ने। फिर आता है कि व्यवहार का धनात्मक विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान, तो ये बात बताई थी वाटसन ने। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं स्किनर ने कहा कि प्राणी की क्रिया जो संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जाए, उनमें मनुष्य जो व्यवहार करता है, जो प्रक्रियाएं करता है, उनका अध्ययन मनोविज्ञान है। प्रक्रियाओं या व्यवहार का तात्पर्य यह है कि प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियाँ, समय योजनाएं, क्रियाएं, अभिव्यक्ति, आलोचनाएं, ये सभी क्या है, प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया था, स्किनर ने। उसके बाद में ना वुडवर्थ आते हैं अपने, और वुडवर्थ की परिभाषा मैंने आपको आसान तरीके में बताई थी कि मनोविज्ञान ने पहले किसको त्यागा, आत्मा को। ठीक है, आत्मा को त्याग दिया। फिर मनोविज्ञान ने किसको त्यागा, मन को। ठीक है, फिर इसने मन को त्याग दिया। फिर मनोविज्ञान ने किसको त्यागा, फिर चेतना को। और वर्तमान में किसका है, व्यवहार और अनुभूति का मनोविज्ञान है।
ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, आप इनको ज़रूर देख लें और इनको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल और केवल इनके कुछ सटीक शब्दों को ध्यान में रखना है। प्रकृति का अध्ययन, बोरिंग लैंगरफील्ड। प्रत्यक्ष मानव व्यवहार, गेशियत। व्यवहार की वैज्ञानिक खोज, मन। व्यक्ति व्यवहार का अध्ययन, वातावरण के संबंध में व्यक्ति व्यवहार का अध्ययन, वुडवर्थ। मानव व्यवहार और मानव संबंध होगा, क्रो एंड क्रो। वर्णन व व्याख्या चेतना का, तो जेम्स चेतना का था। मैकडूगल ने कहा था यथार्थ विज्ञान, वाटसन ने कहा कि धनात्मक विज्ञान, स्किनर ने कहा कि प्रक्रियाओं का अध्ययन, और वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा, फिर मन और फिर चेतना को त्यागा और अब व्यवहार को ग्रहण किया है। ठीक है, अब हम विधायक और नियामक विज्ञान में क्या अंतर है, एक सटीक तरीके से कुछ 2 लाइनों में मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही ज़्यादा ये इजी है, ज़्यादा इसको डीप लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2 बातें हैं, एक है विधायक विज्ञान और दूसरा है नियामक विज्ञान। इनमें अंतर क्या है? तो सीधा है कि यहाँ पर हमेशा फैक्ट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? फैक्ट की, यानी कि कह दें तथ्यों की, या कह दें आंकड़ों की। ठीक है, और नियामक विज्ञान में क्या है? यहाँ पर वैल्यू की बात की जाती है, गुण या गुणवत्ता की बात की जाएगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहां कभी भी बात होगी तो ये है आंकड़े, मतलब जो वस्तु स्थिति है वर्तमान की, विधायक विज्ञान है का अध्ययन करता है, अभी क्या है। ठीक है ना, और नियामक विज्ञान है वो हमेशा बताता है कि क्या होना चाहिए, ये गुणों की व्याख्या करता है। तो गुणों के बारे में बातें करते तो हम हमेशा कहते हैं भाई, हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए, होना चाहिए, और यहां कहेंगे कि ये है, जो भी आपके पास में आंकड़े उपलब्ध हैं उन्हीं के बारे में आप बात करेंगे ना। ठीक है, तो इस प्रकार ये विधायक और नियामक विज्ञान में अंतर अपन ने सरल तरीके में समझा। वैसे कई किताबों में इसको डीपली बताया गया, लेकिन आपको ज़्यादा ये बस 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, फैक्ट, तथ्य और आंकड़े। ये विधायक विज्ञान में, नियामक में वैल्यू, गुण और गुणवत्ता है। अब गुणवत्ता है, गुणों की बात करते हैं तो हम कभी भी जब भी गुणों की बात करेंगे तो यही कहेंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, और आंकड़ों की बात करेंगे तो ये आंकड़े हैं या आंकड़े थे। ठीक है, विधायक विज्ञान में निर्णय तथ्यात्मक होते हैं और यहाँ पर जो निर्णय हैं वो मूल्यात्मक होते हैं। किसमें? नियामक विज्ञान के निर्णय हैं वो मूल्यात्मक होते हैं, और वहाँ के जो डिसीजन है वो फैक्चुअल होते हैं। कई बार मनोविज्ञान के क्षेत्र पूछे जाते हैं और इसका 1 या 2 सवाल कभी कभार ये पड़ जाते हैं, और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लगभग 3-4 बार ऐसे सवाल देखे हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत करवा दूँ, जिससे जो सामान्य मनोविज्ञान होता है, ठीक है, इस सामान्य मनोविज्ञान के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर खेल मनोविज्ञान को जोड़ा जाता है। किसको? खेल मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान को मैं वो वी लिख रहा हूँ। फिर अपन बात करते हैं असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान, तो यहाँ कौन आता है? यहाँ पर आपके आती है जैसे सैन्य, जो सैन्य मनोविज्ञान है वो असामान्य मनोविज्ञान के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं तुलनात्मक, जो तुलनात्मक मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है हमारा राजनीतिक मनोविज्ञान। ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में हम बात कर लेंगे यहाँ पर ये उपभोक्ता विज्ञान। ये प्रश्न पूछते हैं ऐसे, 1-2 बार प्रश्न आए हुए हैं ऐसे। अब अपन बात कर लेते हैं समाज मनोविज्ञान। तो समाज मनोविज्ञान में आ जाएगा आपके व्यक्तिक, जो भी आपके व्यक्तिक मनोविज्ञान है वो इसमें समाज मनोविज्ञान में आता है। फिर अपन बात करते हैं औद्योगिक मनोविज्ञान। ठीक है, और औद्योगिक मनोविज्ञान में अपन लेते हैं अपराध। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम बाल मनोविज्ञान की।
बाल मनोविज्ञान की। तो यहाँ पर जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की जो मनोविज्ञान है वो बाल मनोविज्ञान में गिना जाता है। इसके अलावा किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान हो सकता है। ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं हम, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो इसमें क्या लिया जाता है, यहाँ जो गर्भावस्था है उस गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का जो मनोविज्ञान है वो गिना जाता है। ठीक है, फिर अपन ले सकते हैं पशु मनोविज्ञान है, फिर निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान है। तो निदानात्मक में जीवन इतिहास विधि विशेष रूप से आती है। फिर पर मनोविज्ञान है, उसमें ये आधुनिकतम शाखा है, जैसे परा मनोविज्ञान। ठीक है, इसे ना आधुनिकतम शाखा माना जाता है, आधुनिकतम शाखा मानी जाती है किसकी, मनोविज्ञान की। और उसके बाद में आता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, आगे हम शिक्षा मनोविज्ञान को ही पढ़ेंगे, इसके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। और मनोविज्ञान की जो अध्ययन की प्रमुख विधियां होगी वो अगले टॉपिक में पार्ट 2 में होगी। यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को शेयर ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक के ऊपर इसका पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक टेस्ट है। ठीक है, आप वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।